नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए 18 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट में जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आने वाली ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि मान लो कि 25 है तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। यदि हम इसके फैक्टर करें तो ये होंगे कितने, 5 गुणा 5। मतलब जो भी नंबर्स होंगे फैक्टर्स में उनका पेयर जो है पूरा पूरा बनेगा। जैसे कि हम और नंबर यहाँ पर देखें तो जैसे कि हम बोल सकते हैं 625 है। तो देखिए 625 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 25 गुणा 25। या हम आगे भी और फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं 25 को 5 गुणा 5, और इस 25 को भी लिख सकते हैं हम कितना, 5 गुणा 5। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स का पेयर बनना क्या होता है, जरूरी होता है। दो का पेयर बनना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6300 लिखा है। यदि हम इसके फैक्टर करें तो 6300 को हम क्या लिख सकते हैं, 6300 को हम लिख सकते हैं 63 गुणा 100, 63 गुणा 100। और यहाँ पर 63 को लिख सकते हैं फिर हम 7 गुणा 9 और गुणा 100। तो यहाँ पर देखिए 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10। और ऐसे ही 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। लेकिन 7 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 7 का भी यदि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो इसको हमें गुणा करना होगा किससे, 7 से। यदि हमें 7 का भी पेयर बनाना है तो गुणा करेंगे हम किससे, 7 से। तो 7 का भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पेयर यहाँ पर बन जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे हमें गुणा करना होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए वो हो जाएगी कितनी, हमारी 7। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आपको यदि डायरेक्ट फैक्टर ऐसे नहीं पता चलता है तो हम इस मेथड से भी फैक्टर निकाल सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे कि 6300 है। तो सबसे पहले देखिए हमें दिख रहा है कि 2 का भाग जाएगा इसमें, तो 2 का भाग देंगे तो 6300 में 2 का भाग देंगे तो इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3150। फिर से देखिए 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, और उसके बाद में यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 2 संते 14 और फिर 2 पंजे 10। फिर देखिए हम इसमें भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग देंगे तो आएगा 3 पंजे 15, और उसके बाद में 3 दूनी 6, और उसके बाद में 3 पंजे 15। फिर से देखिए 3 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, और उसके बाद में 2 बचेंगे, फिर 30 अंते 21, फिर 1 बचेगा, फिर 3 पंजे 15। फिर से देखिए 3 का भाग देंगे, 5 7 12 और 1 13, 3 का भाग नहीं जाएगा तो फिर भाग देंगे हम इसमें किसका, 5 का। तो 5 का भाग देंगे तो 5 3 15, और फिर 5 बार। फिर देखिए 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे तो जाएगा कितनी बार, 7 बार, और फिर हम भाग देंगे इसमें किसका, 7 का, तो भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर देखिए भाग तब तक देना है जब तक कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब हम देखिए पेयर बनाएंगे तो देखिए 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। तो 7 का पेयर बनाने के लिए हमें गुणा करना होगा किससे, 7 से। तो वही 7 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जिसको हमें 6300 से गुणा करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए लगभग मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद में यदि 0.50 से बड़ा नंबर है तो हमें जो पूर्णांक है वो नेक्स्ट नंबर लेना होता है, जो पूर्णांक है वो नेक्स्ट नंबर लेना होता है, और यदि इससे छोटा होता है तो वही सेम नंबर हमें लेना होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे बात करें तो ये है 48.9, तो आगे हम 0 लगा सकते हैं। देखिए 0.50 से नंबर क्या है, बड़ा है, और बड़ा है तो इसका अगला नंबर ले लेंगे। तो 48 से अगला नंबर कौन आएगा, 49, और गुणा यहाँ पर देखिए 3.95, तो 0.50 से बड़ा है तो इससे अगला नंबर ले लेंगे जो कि कितना होगा, 4, और माइनस यहाँ पर देखिए 2.97, तो 97 भी 0.50 से बड़ा है तो 2 का अगला नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 3, और फिर प्लस, और यहाँ पर देखिए 17.86, तो ये भी देखिए 0.50 से बड़ा है तो इससे अगला नंबर ले लेंगे जो कि कितना होता है, 18। तो देखिए 49 को 4 से गुणा करेंगे, 49 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 196, और यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है और प्लस का 18 है, मतलब बचेंगे प्लस के कितने, 15। तो इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 211। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमफिल की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 2020 में बिहार से कितने स्टूडेंट थे, तो 380, और सभी वर्षों में दिल्ली से कितने हैं, तो इन सभी का क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0, उसके बाद में 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21, और उसके बाद में देखिए 2 3 5, 5 2 7 और 4 11, 3 14 और 2 16, तो टोटल हो गए कितने 1610। तो ये 380 1610 का कितना परसेंट होगा, तो 380 कंपेयर किससे कर रहे हैं हम 1610 से, तो वो बटे में आएगा और गुणा कर देंगे किससे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 38 में भाग देंगे 161 का तो ये आएगा 0.236, और इसको गुणा करेंगे हम किससे 100 से, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पर 23.6% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 जो है वो क्या बचता है, शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब हमें बताना है इनका क्या एचसीएफ। तो देखिए जब 72 को भाग करते हैं तब तो हमारे पास 3 शेष बचता है, यानी कि यदि हम 72 में से 3 माइनस कर दें तो आएगा कितना 69। तो मतलब 69 जो है वो इससे पूरा का पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। ऐसे ही देखिए 119 है, इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है कितना 4। तो यदि 4 इसमें से माइनस कर दें तो आएगा कितना 115, मतलब 115 भी इससे पूरी तरह से क्या होगा, विभाजित होगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है कि जो इनमें हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इनमें कॉमन फैक्टर देखने होते हैं, तो कॉमन फैक्टर देखिए कौन हो जाएगा, तो 69 के यदि हम फैक्टर करें तो ये होते हैं कितने 23 गुणा 3, इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, हमें प्राइम फैक्टर करने होते हैं। ऐसे ही 115 है तो ये होता है कितना 23 गुणा 5। तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, हमारा 23 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 80 है, और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत क्या है, 75 है। तो कक्षा के प्राप्तांकों का औसत हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर तो जो प्राप्तांक है प्राप्तांकों का क्या लिखेंगे, योग लिखेंगे, और बटे में टोटल कितने स्टूडेंट हैं उनका क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 30। अब प्राप्तांकों का हमें योग निकालना है, तो यहाँ पर देखिए योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 12 विद्यार्थियों का औसत तो कितना है 80 है, 12 विद्यार्थियों का औसत 80 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो एवरेज को जितने स्टूडेंट हैं उनसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आएगा कितना 960। ऐसे देखिए बाकी जो बच गए हैं उनका औसत कितना है 75, तो बच कितने गए हैं, टोटल 30 थे, उनमें से 12 का 80 था, तो बचे हुए कितने हैं 18 हैं, उनका 75 होगा। तो जब 18 को 75 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा, 18 पंजे 90, और 18 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 126, और 126 और 9 हो जाएंगे कितने 135, तो 135, तो ये हो जाएगा कितना 1350। तो यदि इनका टोटल करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 0 और 6 और 5 11, 9 और 3 12 और 1 13 और ये 2, तो 2310। तो एवरेज निकालना है तो ये हो जाएगा, ऊपर तो योग आया हमारा 2310 और बटे में टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 30, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, और 231 में भाग देंगे किसका 3 का, तो 30 अंते 21 और 30 अंते 21, तो 77 जो है वो पूरी कक्षा का एवरेज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला है कि x के 24% के 10% का मान जो है वो 240 के बराबर है, तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए x के 24% के 10% का जो मान है वो कितना है 240 है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, और 24 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो x बराबर देखिए कितना होगा, तो 1 और 1 0 ये है, और यहाँ पर 1000 जो है वो गुणा में जाएगा, तो 1 के आगे 0 हो जाएंगे कितने 4,
तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 10,000। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि वार्षिक ब्याज के रूप में चक्रवर्ती होता है 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर रुपये 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमें रेट दी होती है उसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम परसेंट का साइन हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और ये आएगा कितना 1/10। तो हम कह सकते हैं कि 10 की जो हमारी राशि थी वो एक वर्ष में बढ़कर हो जाती है कितनी, एक वर्ष में ब्याज मिलेगा 1, तो बढ़कर हो जाएगी कितनी 11। तो ये हो गया उसके प्रिंसिपल और अमाउंट का एक वर्ष का रेशियो। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले वर्ष का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से 10 से 11 लिखते हैं ऐसे, 10 से 11, फिर 3 वर्ष का हो तो एक बार फिर 10 से 11 ऐसे लिखते हैं, और फिर इनको क्या करते हैं हम गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1000, और ये हो जाएगा कितना 1331। इसी प्रकार से हम सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो हमें पता चला है वो है 10 और 11 का, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1000 और ये दिया हुआ है 10,000 और 13,310। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनका अनुपात आएगा 1000 अनुपात 1331। तो आपको ये देखना है कि इस रेशियो की कितनी पावर हम करें कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए। तो देखिए 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। मतलब यदि हम इनका क्यूब कर दें, यदि हम इनका क्या कर दें क्यूब कर दें, तो हमें नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। तो यह जो पावर होती है यही हमारा क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुणे से 6 डिग्री कम है। तो बड़े कोण का माप हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण जो होते हैं इनका जो योग होता है, पूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है हमारा कितना 90 डिग्री। और ऐसे ही ध्यान रखना है आपको कि जो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं इनका जो योग होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब इनमें से बोल रहा है कि जो बड़े कोण का माप है वो छोटे कोण के माप के 3 गुणे से 6 डिग्री क्या है कम है। तो यदि हम छोटे कोण को x मान लें, छोटे कोण को हम क्या मान लें x मान लें, तो जो ये छोटे कोण के माप के 3 गुणे से, तो जो बड़ा कोण होगा हमारा, जो बड़ा कोण होगा वो बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कोण हो जाएगा छोटे कोण के 3 गुणे से 6 डिग्री कम। तो ये हो गया हमारा कोण बड़ा कोण। और छोटा कोण है हमारा कितना x, छोटा कोण हमने कितना माना है x माना है, और छोटा कोण यदि x होगा तो बड़ा कोण हो जाएगा हमारा 3x - 6 डिग्री। अब हमें पता है कि इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब 3x - 6 डिग्री और प्लस का x ये बराबर होना चाहिए किसके 90 डिग्री के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 4x ये बराबर हो जाएगा किसके 96 डिग्री के। मतलब x बराबर आएगा कितना 24 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारा छोटा कोण, क्योंकि x किसको माना था हमने, छोटे कोण को माना था। और बड़ा कोण कितना है हमारा, वो है 3x - 6 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए x की जगह यदि हम 24 रखेंगे तो 24 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 72 डिग्री, और माइनस का 6 डिग्री जो कि हो जाएगा हमारा कितना 66 डिग्री। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो एक डायग्राम इनमें से डॉक्टर का है, एक महिलाओं को दर्शाता है, और एक टैक्स पेयर यानी कि करदाताओं को दर्शाता है। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए करदाता और महिलाओं इनका जो डायग्राम आपस में जहाँ पर कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कि कितनी महिलाएं हैं मतलब महिलाओं वाले डायग्राम में भी होनी चाहिए, वो करदाता हैं तो करदाता वाले डायग्राम में भी होने चाहिए। मतलब इन दोनों का जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो दोनों में क्या है कॉमन है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें तो डॉक्टर्स भी आ जाएंगे लेकिन डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो केवल इन दोनों का कॉमन एरिया देखना है जो कि ये वाला होगा, जो कि कितना है 15। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है
वो सहअभाज्य है। तो देखिए सहअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो जैसे कि आपको नंबर दिया हुआ हो 5 और 11, तो देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब यदि इनके फैक्टर करें तो इनमें फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक के अलावा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 और यदि 14 की बात करें तो 7 है और 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2। तो देखिए इनमें तो 7 क्या है, कॉमन है, मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ऐसे देखिए 12 और 18 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6 और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 गुणा 6। तो देखिए यहाँ पर 6 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब ये भी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। 34 35 देखिए, तो 34 और 35, तो देखिए 34 और 35 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 34 को हम लिख सकते हैं कितना, 17 गुणा 2 और 35 को हम लिख सकते हैं कितना, 7 गुणा 5। तो देखिए कोई भी फैक्टर जो है इनमें कॉमन नहीं है, तो मतलब ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि दिए गए आंकड़ों का हमें बहुलक बताना है। तो देखिए यदि हमें सारणी नहीं दी है, मतलब कि ग्रुप नहीं दिए हुए हैं, तो यदि हमें बहुलक निकालना हो तो बहुत ही आसान होता है। जितने भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं उनमें आप देखो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 की बात करें तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार और इसके बाद में कहीं पर भी 2 नहीं है। यदि हम 3 देखें तो 3 केवल 1 बार है और ऐसे ही देखिए 5 भी केवल क्या है, 1 बार है। लेकिन यदि हम 15 को देखें तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो 15 जो है वो सबसे अधिक बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो मतलब 15 ही क्या होगा, बहुलक होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। तो वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो लाभ में बी का हिस्सा हमें बताना है। तो देखिए हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा पूंजी यानी कि जो निवेश किया है और गुणा समय, इसके अनुपात में बांटा जाता है। तो दोनों के लिए टाइम तो क्या है, समान ही है। तो ये है ए और ये है हमारा बी, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है वर्ष के अंत में। तो दोनों ने समान समय के लिए क्या किया है, निवेश किया है। तो टाइम तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट जो इन्वेस्ट किया है उसी का हम रेशियो यहाँ पर निकालेंगे। तो इसने इन्वेस्ट किए कितने, 42,000 और बी ने किए हैं कितने, 56,000। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। 14 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा कितना, 4। तो जो भी प्रॉफिट होगा तो 3:4 के अनुपात में बांटा जाएगा। टोटल है यहाँ पर कितने, 87,220 रुपये। तो अनुपातों का टोटल करेंगे तो कितना होगा, 7। मतलब 7 की वैल्यू जो है वो बराबर है 87,220 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 3 बचेंगे, फिर 7 चौक 28, 4 बचेंगे, फिर 7 छिके 42 और ये 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 12,460 रुपये। हमें किसका हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा हमें यहाँ पर बताना है। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 यूनिट इसके बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो 12,460 को हम गुणा कर देंगे किससे, 4 से। तो देखिए कितना आएगा, 0। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24, 4 को 4 से करेंगे तो 16 और 2 18 और 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 1 9 और 4 एकम 4। तो 49,840 रुपये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x - 2y ये बराबर दे रखा है हमें 10 के और xy ये बराबर दे रखा है 11 के। तो हमें 27x³ - 8y³ का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए यदि इसका क्यूब करते हैं तो 27x³ आता है और इसका क्यूब करते हैं तो ये 8y³ आता है। मतलब इसका हमें होल क्यूब यहाँ पर करना होगा। तो यदि a - b इसका यदि हम होल क्यूब करते हैं तो ये देखिए क्या होता है, तो ये होता है a³ माइनस का b³ और माइनस का 3ab और इंटू a - b। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको खोलना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है हमें, 3x और -2y। इसका यदि हम होल क्यूब करें तो देखिए 3x का क्यूब होगा तो होगा 27x³ और माइनस के 2y का क्यूब करेंगे तो आएगा माइनस का 8y³ और माइनस का 3 a की जगह कितना है 3x और b की जगह कितना है 2y और इंटू है a - b यानी कि 3x और माइनस का 2y। यहाँ पर देखिए अब जब इसको हम
3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 का क्यूब और बराबर 27x क्यूब और माइनस 8y क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। और ये हो जाएगा कितना, देखें यहाँ से 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 18। तो माइनस का 18 और गुणा में आएगा xy, और xy की वैल्यू कितनी है 11 है, तो xy की जगह हम लिख देंगे कितना 11। और यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कितना 10। तो बस सोल्व करना है तो 10 का क्यूब हो जाता है हमारा कितना 1000। और यहाँ से देखिए 18 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 180, और 180 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1980। और 1980 माइनस के इधर आएंगे किसमें, प्लस में, तो इधर हो जाएगा 1980 और बराबर में हो जाएगा 27x क्यूब और माइनस का 8y क्यूब, और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए 1000 प्लस 1980 ये हो जाएगा 2980। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो हैं 0,2, 2,3 और 3,1 है। तो यहाँ पर देखिए जो इसके वर्टेक्स यानी कि शीर्ष दे रखे हैं वो हैं 0,2 और 2,3 और 3,1। तो देखिए यदि हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, तो इसमें से किसी भी एक शीर्ष को यानी कि कोई भी एक वर्टेक्स को हमें क्या करना है 0,0 बनाना है। तो आपकी इच्छा है चाहे आप किसी को भी 0,0 बना सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसको 0,0 बनाऊं, तो इसको 0,0 बनाने के लिए देखिए इसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये तो एज इट इज़ ऐसे कैसे लिख देंगे। और यदि इसको 0 बनाना है तो मुझे माइनस करना होगा कितना 2। तो यदि 2 में से -2 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो हमने इसमें चेंज किया है वही चेंज हमें सभी में करना है। तो देखिए पहले में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये तो पहले से 0 था, मतलब कोई चेंज नहीं किया था, तो इसमें भी पहले में कोई चेंज नहीं करेंगे और इसमें से कर देंगे हम माइनस का 2, तो ये हो जाएगा कितना 1। ऐसे इसमें देखिए पहले में कोई चेंज नहीं करना है और दूसरे में से जब -2 करेंगे तो आएगा कितना माइनस का 1। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है कि लास्ट बाहर वालों का दोनों का गुणा करना है। तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना माइनस का 2, और फिर हमें डिफरेंस निकालना होता है अंदर वालों का गुणा करके। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 3, और बटे में हमें भाग लगाना है किसका 2 का। यहाँ पर देखिए साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या लेना है प्लस में ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए -2 और -3 ये कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा कितना 2.5। तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा कितना 2.5। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार मैदान है और इसकी भुजा कितनी है 38 है, तो 38 मीटर है तो सभी भुजाएं 38 होंगी। तो मतलब जब वो दौड़ेगा तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 38 मीटर 38 मीटर 38 मीटर 38 मीटर, या जो वर्ग होता है उसका जो परिमाप होता है वो होता है कितना 4 गुना भुजा के बराबर। तो यहाँ पर देखिए भुजा कितनी है 38 है, तो 4 को गुणा करेंगे हम 38 से, तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32, और 4 को 3 से करेंगे तो 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो 152 मीटर जो है वो टोटल कवर करेगा जब एक चक्कर पूरा लगा लेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर उसकी स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमारी मीटर में है, तो स्पीड को भी हम किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि समय भी हमें किस में निकालना है सेकंड में निकालना है। तो 6 किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड में यदि हमें चेंज करना होता है तो 5/18 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगी कितनी 6 से कैंसिल आउट होगा 3 बार, तो उसकी स्पीड जो है वो आएगी कितनी 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए हमें टाइम निकालना है, और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस और अपॉन में आता है कौन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारी कितनी 152, और बटे में देखिए जो स्पीड है वो है 5/3, तो 3 घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और उसके बाद में 3 पंजे 15, और 3 एकम 3,
और एक कितना हो जाएगा 4, तो 456 और बटे में कितना है 5। तो सोल्व कर लेंगे तो 5 का भाग देंगे तो 5 नाम में 45 होता है और उसके बाद में 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 91.2 सेकंड का टाइम लगेगा उसको एक चक्कर पूरा करने में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर हैं, तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए एक आयताकार भूखंड हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके एक विकर्ण की माप तो कितनी है 65 मीटर है, तो ये लिख लिया हमने 65 मीटर, और इसकी एक भुजा है वो है कितनी हमारी 63 मीटर, और ये वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका आधार दिया है और इसका कर्ण दिया हुआ है और हमें निकालना है क्या, इसका लंब। तो यहाँ पर देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखिए आधार है 63, तो 63 का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर और कर्ण कितना है 65, तो 65 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ से देखिए लंब स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 और 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, तो 4225 और ये इधर आएगा माइनस में, और 63 का स्क्वायर करेंगे तो 63 का स्क्वायर होता है 3969। तो यहाँ से देखिए लंब का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर देखिए 4225 में से जब 3969 को हम माइनस करेंगे तो आएगा कितना 256, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका लगेगा अंडर रूट, और 256 का अंडर रूट होता है कितना 16, मतलब ये वाली लंबाई आएगी हमारी कितनी 16। अब देखिए आयताकार है तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना लंबाई तो है हमारी कितनी 63 और चौड़ाई है हमारी कितनी 16, कोई भी लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं, और 63 और 16 हमारा हो जाएगा 79, और 79 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 158। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी बराबर है 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके 496 के। तो a और b के गुणनफल का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 496 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो हम इसका क्या करते a माइनस बी का मान यहाँ से निकाल लेते, और फिर a प्लस बी का मान होता और a माइनस बी का मान होता तो हम a और b निकाल के उनका गुणनफल बता सकते थे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम, तो a प्लस बी का भी हम होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर करें, a प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर करें तो ये बराबर होगा किसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और ये बराबर हो जाएगा किसके 56 के स्क्वायर के। तो देखिए 56 का स्क्वायर, और 56 का स्क्वायर क्या होता है, तो 56 का यदि हम स्क्वायर करें तो 56 को हमें गुणा करना होगा किससे 56 से। तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 30, और 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33। ऐसे देखिए जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30, और उसके बाद में 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 3 कितना हो जाएगा 28। तो देखिए कितना होगा 6, 3 और ये हो जाएगा 8 और 3 11 और 2 और 1 3, तो 3136। तो ये आएगा कितना हमारा 3136। ऐसे देखिए a माइनस बी का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, और ये बराबर दे रखा है हमें कितना 496। तो देखिए दोनों इक्वेशन को यदि हम माइनस करेंगे तो देखिए प्लस वाले साइन हो जाएंगे माइनस के, और माइनस वाला साइन हो जाएगा किसका प्लस का। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो इससे क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस का 2ab ये हो जाएगा हमारा कितना 4ab, और यहाँ से देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 6 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 0, और यहाँ पर देखिए 13 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना 4, और यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 10 में से 4 माइनस जाएगा तो आएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, तो 2640। तो यहाँ से देखिए हमें AB यानी AB का गुणनफल निकालना है, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 4 से हम कर देंगे इधर डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 6 24, 4 6 24 और 0, तो इनका गुणनफल आ जाएगा 660। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि एक आदमी कुल रुपये 15 में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, तो उनमें से प्रत्येक को 1 रुपये 23 पैसे में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर
एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें पता है कि एक वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारी कितनी 1.23 रुपये। तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस हम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 वस्तुएं जो है 15 रुपये में खरीदी हैं। 15 वस्तु जो है वो खरीदी कितने में, 15 में। तो हम बोल सकते हैं कि एक वस्तु कितने में खरीदेगा, तो 1 रुपये में। तो मतलब एक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, वो है 1 रुपये। तो बताओ 1 रुपये में खरीद कर जब हम 1 रुपये 23 पैसे में बेच रहे हैं तो हमें 23 पैसे का क्या हुआ है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और यही प्रॉफिट हमें परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताना है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 0.23 रुपये का लाभ हुआ कितने पे, 1 पे। तो 100 पे कितने का होगा, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 23%। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए वही हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर 0.50 से यदि मान बड़ा है तो हमें लेना है नेक्स्ट नंबर, और यदि इससे छोटा है तो हमें लेना है वही सेम नंबर। तो यहाँ पर देखिए 26.52 है, तो 52 जो है वो 0.50 से बड़ा है, तो 26 का अगला नंबर लेंगे जो कि कितना होता है 27, गुणा यहाँ पर देखिए 3.89 से बड़ा है, तो 3 का अगला नंबर लेंगे जो कि कितना होता है 4, और माइनस यहाँ से देखिए 7.79 है, तो 0.50 से बड़ा है तो इसका अगला नंबर लेंगे जो कि कितना होता है 8, और ये गुणा करेंगे किससे, 2 से, और फिर प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए 0.39, तो ये जो है ये 0.50 से क्या है, छोटा है, तो हमें सेम यही नंबर लेना है। तो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर देखिए 27 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये होता है 108, और माइनस 8 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 16, और प्लस का 27। तो यहाँ पर देखिए 108 और 27 ये हो जाएंगे 135, और इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, 16 को। तो 135 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 119। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1212 के आसपास में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है हमारा कौन, 1225, जो कि किसका स्क्वायर होता है, तो ये 35 का स्क्वायर होता है। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। तो 1212 में हमें 1225 बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा, तो इसमें 13 हमें जोड़ना होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप जो हैं वो 20% के लाभ पर बेचे हैं। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ जो है वो ₹30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप के क्रय मूल्य बराबर हैं तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए उसने 25 लैपटॉप बेचे हैं 12% के लाभ पर। तो यदि 12% लाभ का मतलब क्या हुआ कि यदि 100 रुपये की चीज़ होती तो हम उसको बेचते कितने में, 112 में। तो 112% में हमने उसको क्या किया है, सेल किया है। और कितने लैपटॉप हैं ये, 25। तो ये तो हो गया 25 लैपटॉप का सेलिंग प्राइस। और 15 लैपटॉप का कितना हो जाएगा, तो इसको 20% के लाभ पे बेचा है, मतलब कि 120% पर। तो यहाँ से देखिए हमें कितना, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी। तो यहाँ से यदि हम देखें तो देखिए कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पर, तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। और यहाँ पर देखिए 20 से कैंसिल आउट होगा 6 बार, और 20 से कैंसिल आउट होगा 5 बार, और 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। ऐसे ही देखिए ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 अंटे 32। तो आएगा कितना, 28, और प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, और तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 36। यहाँ पर आई है कितनी, 36 यूनिट। और दूसरी कंडीशन में यदि हम बेचते, दूसरी कंडीशन में देखिए 40 लैपटॉप हैं, और यदि हमने सभी को 18% लाभ पे बेचा होता, मतलब बेचते हम कितने में, 118% में। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। और 118 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 472, और बटे में कितना है 10, तो हम बोल सकते हैं 47.2। तो यहाँ पर सॉरी 28 + 18 ये कितना हो जाएगा, 46। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बेच रहे थे 46 में, और यहाँ पर बेच रहे हैं कितने में, 47.2 में। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो हमें मिला है 1.2। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 30,000 रुपये बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 30,000 रुपये यहाँ से बढ़ जाता है।
तो 1.2 यूनिट की वैल्यू जो है वो बराबर है हमारी कितने के, 30,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 30,000 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1.2 से, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और लगा देंगे। तो 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 बचेंगे और 12 पंजे 60 और 3 जीरो हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी हमारी कितनी, 25,000 रुपये। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी जो है ये बराबर है x + 3 के, बी सी बराबर है 2x के और एक्स सी बराबर है 4x - 5 के, तो x के किस मान के लिए b जो है वो ए सी पर क्या होगा, स्थित होगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक लाइन के अंदर होने चाहिए। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा कौन, a, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा c, और b भी इसी लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो x का क्या मान होगा, तो यहाँ पर देखिए ए बी का मान दे रखा है हमें x + 3 और BC का मान दे रखा है 2x, और AC का मान मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल दे रखा है हमें कितना, 4x - 5। तो देखिए यदि B इसी लाइन पे होगा तो 4x - 5 यानी कि जो AC है ये बराबर होना चाहिए किसके, AB के और प्लस के BC के। यदि AB + BC ये बराबर आ जाए किसके, AC के, तो इसका मतलब ये तीनों एक ही लाइन के अंदर यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए AC का मान कितना है, तो AC का मान है यहाँ से 4x - 5, और AB का मान कितना है, x + 3, और प्लस BC का मान कितना है, 2x। तो देखिए x + 2x हो जाएगा 3x, और इधर कितना है 4x, तो 4x में से इधर आगे 3x माइनस होंगे तो बचेगा कितना, x, और इधर प्लस का 3 है और माइनस का 5 और जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 8। तो x का मान कितना होना चाहिए, 8 यहाँ पर होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.474747 और ये ऐसे कंटिन्यू है को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए इसका मतलब होता है 0.47। देखिए 4747 रिपीट हो रहा है, मतलब 47 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। अब देखिए इसको यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको बिना बार के लिख लेंगे तो ये हो गया कितना, 47। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पे बार लगा हुआ है तो एज इट इज ऐसे हो जाएगा। और बटे में देखिए जितनी संख्याओं पे बार लगा होता है उतने पे हम क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं। तो देखिए 2 संख्याओं पे बार था तो 2 बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 47/99। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान को बदल दिया जाए और गुणा और भाग के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 और प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस की जगह लिख देंगे प्लस का 13, और फिर प्लस की जगह लिख देंगे हम माइनस का 18, और भाग की जगह हम लिख देंगे क्या, गुणा 9, और गुणा की जगह लिख देंगे हम क्या, भाग 3। अब देखिए बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और बोडमास रूल क्या कहता है हमारा, बोडमास रूल हमारा कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में भाग, गुणा, और उसके बाद में जोड़ना, और उसके बाद में घटाना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का तो आपस में कोई लिंक है नहीं, तो 8 + 13 ये कितना हो जाएगा, 21, और माइनस यहाँ पर देखिए 18 को क्या करना है, 9 से गुणा करना है, और इधर भाग देना है किससे, 3 से। तो देखिए जब 9 में भाग देंगे 3 का तो ये कितना हो जाएगा, 9 में भाग देंगे 3 का तो आएगा कितना, 3, और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 54। तो 21 प्लस का है और 54 माइनस का है, तो 54 में से जब 21 कम करेंगे तो आएगा कितना, 33। और किसका आएगा ये, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी किसकी है, माइनस की। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि निम्नलिखित चार्ट एक कंपनी द्वारा A, B, C, D, E और F नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर है कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी। तो पूछ रहा है कि कितनी शाखाओं में हुई जो कारों की बिक्री है वो सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी। तो सभी का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहली का है कितना, 850, और प्लस दूसरी ने बेची है कितनी, 725, प्लस तीसरी ने बेची है कितनी, 650, और प्लस चौथी ने बेची है हमारी कितनी, 555, और प्लस अगली ने बेची है हमारी 700, और उससे अगली ने बेची है हमारी कितनी, 410। तो इन सभी का हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, टोटल।
तो बताओ कितना हो जाएगा इनका टोटल। तो 850 प्लस 725 प्लस 650 प्लस 555 प्लस 700 प्लस 410। तो यहाँ पर देखिए 0 0, फिर आ जाएगा 5 5 और 5 10। तो पहले तो आएगा 0, हंसी लगेगी 1, फिर देखिए यहाँ पर 1 और 5 हो जाएगा 6, 6 और 5 हो जाएंगे 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, और 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, और 1 19, और फिर से लगेगी हंसी लगी कितनी 1, फिर देखिए 4 और 7 11, 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 और 6 हो जाएंगे 22, 22 और 7 हो जाएंगे कितने 29, 29 और 8 हो जाएंगे कितने हमारे 37, 37 और 1 कितना हो जाएगा 38। तो ये हो गया 3890। और बटे में देखिए टोटल कितनी कंपनियां हैं, तो टोटल कंपनियां हैं हमारी कितनी 6, तो 6 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 6 6 36, उसके बाद में 2 बचेंगे 6 चौक 24, और उसके बाद में कितने बचेंगे 5 बचेंगे, तो 6 8 48, उसके बाद में देखिए 2 बच जाएगा 6 3 18, तो ये आएगा 648.3। ये हो जाएगा इनका क्या औसत, ये क्या हो जाएगा इनका एवरेज, क्योंकि योग आया था हमारा 3890 और एवरेज निकालना है तो टोटल 6 कंपनियां हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया हमारा औसत। तो अब हमें बताना है कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की जो बिक्री है वो सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी। तो 648.3 से ज़्यादा हमें देखना है कि कितनी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए 850 ये भी एवरेज से ज़्यादा है, 725 ये भी एवरेज से ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए 650 ये भी एवरेज से ज़्यादा है, और ऐसे देखिए 700 ये भी एवरेज से क्या है ज़्यादा है। तो ऐसी टोटल कितनी कंपनियां हैं, तो 4 कंपनियां हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि 2 पाइप X और Y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और ये पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। तो टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी खाली हो जाएगी। तो देखिए जो X है वो अकेला 21 घंटे में टंकी को भर सकता है, और ऐसे ही Y जो है वो अकेला टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। तो इन सभी का क्या लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 21 और 24 इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा कितना 168। तो हमने मान लिया कि टंकी के टोटल जो है वो 168 पार्ट्स हैं और X जो है वो इन 168 भागों को 21 घंटों में भर सकता है। तो बताओ 1 घंटे में कितने भरेगा, तो 1 घंटे में कितने भरेगा 21 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 8। मतलब X जो है वो 1 घंटे में 8 भाग को भर सकता है। ऐसे ही Y देखिए यहाँ पर Y जो है वो 168 भागों को 24 घंटों में भर सकता है। मतलब 1 घंटे में कितने भर सकता है ये भर सकता है कितने 7। 24 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखिए यदि रिसाव ना होता तो ये टंकी को कितने घंटों में भर सकते थे ये हमें यहाँ पर बताना है। X और Y ये दोनों मिलकर के टंकी को कितने घंटों में भर सकते थे, तो 1 घंटे में ये भरते हैं कितने 15 भाग, और टोटल भाग यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने हैं 168। तो कितना टाइम लगता, तो 168 टोटल भाग हैं और 1 घंटे में भरते हैं कितने 15। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम हमें यहाँ पर पता लगेगा। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 15 एकम 15, फिर बचेगा हमारा 1, फिर आएगा 15 एकम 15 और फिर 15 दूनी 30। तो 11.2 घंटे हमें यहाँ पर लगते। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसाव के कारण 48 मिनट हमें एक्स्ट्रा लगी हैं। तो बताओ यदि 48 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी तो इसका मतलब क्या है 11.2 घंटे हैं, और 48 मिनट का मतलब कितना हो गया 48 मिनट का मतलब हो गया यदि हम घंटे में बदलें तो 48/60 यानी कि 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, और 4/5 का मतलब हो गया 0.8 हावर। तो 11.2 में यदि 0.8 हम इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 12 घंटे। तो हमें टाइम लगता है कितना 12 घंटे का। तो यदि रिसाव के कारण मतलब X प्लस Y तो भर रहे थे उसमें, और रिसाव वाला हमने मान लिया कि Z है, यदि ये तीनों मिलते तो ऐसी कंडीशन में हमें जो टाइम लगता है वो लगता है कितना 12 घंटे का। कितना लगता है 12 घंटे का टाइम हमें लगता है। तो यहाँ पर देखिए इनका यदि हम 1 घंटे का निकालें तो टोटल देखिए इनको लगा कितना 12 घंटा, और पार्ट्स कितना था 168। तो 168 में यदि हम 12 का भाग लगाएं तो 1 घंटे में कितना भाग भरते हैं ये हमें यहाँ से पता लगेगा। तो देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 12 एकम 12, 4 बचेंगे और 12 चौक 48। तो ये आएगा कितना यहाँ पर 14। तो यहाँ पर देखिए X जो है वो 8 भर रहा था और Y जो है वो 7 भर रहा था। तो टोटली कितने भर रहे थे 15, लेकिन तीनों के मिलने पे भर रहे हैं सिर्फ कितने 14। इसका मतलब हुआ कि Z जो है वो हर घंटे 1 भाग जो है वो क्या कर देता है खाली कर देता है।
तो हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि केवल रिसाव के द्वारा टंकी जो है वो कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो टंकी के टोटल भाग कितने हैं 168, और ये 1 घंटे में एक भाग को खाली करता है। तो 168 को कितने में करेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 168 ही आ जाएगा। तो 168 घंटे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 6/x माइनस 2/x माइनस 1 और -1/x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसके एलसीएम लेंगे तो वो तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ऊपर देखिए x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 के गुणा में आएगा कितना x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2, और फिर है -2। तो -2 के नीचे देखिए x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना x इंटू एक्स माइनस 2। उसके बाद में देखिए -1 है, तो x माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके गुणा में आएगा कितना x और इंटू एक्स माइनस 1, और बराबर क्या है 0। तो देखिए जो बटे वाली संख्या तो उधर 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगी, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए 6 और गुणा x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर आएगा कितना माइनस का 2x और माइनस का x, और -1 को -2 से करेंगे तो आएगा कितना प्लस का 2, और यहाँ पर देखिए माइनस के 2x को x से करेंगे तो आएगा कितना माइनस का 2x स्क्वायर, और माइनस के 2x को माइनस के 2 से करेंगे तो आ जाएगा कितना प्लस का 4x, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x, और बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x, उसको 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 18x और प्लस का 12, और ये है माइनस का 2x स्क्वायर और 4x प्लस 5x, ये हो जाएगा कितना 5x, और यहाँ पर है देखिए माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो ये है माइनस का 3x स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा कितना 0। तो देखिए 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर, और माइनस के 18x में से प्लस के 5x कम हो जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 13x, और प्लस के 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसके हमें रूट बताने हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो उसके लिए देखिए हमें फैक्टर करने हैं, तो देखिए x स्क्वायर के गुणा में 3 है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारी 12, तो 12 को 3 से गुणा करेगा तो आएगा कितना 36। तो ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको गुणा करें तो आएगा 36, और उनको जोड़ने या घटाने पे हमें मिलना चाहिए कितना 13। तो ऐसे नंबर हो जाएंगे 9 और 4, तो 9 चौक 36। यहाँ पर देखिए गुणा करने पे प्लस का 36 आना चाहिए, तो मतलब ये दोनों नंबर या तो प्लस के होंगे या किसके होंगे, दोनों माइनस के होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन किसका है, माइनस का है, इसका मतलब दोनों नंबर किसके होने चाहिए, माइनस के। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 4x, और प्लस के बराबर हो जाएंगे किसके 0 के। तो यहाँ से देखिए 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा कितना 3, और यहाँ पर देखिए जब माइनस के 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए फिर से x माइनस 3 को यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पर तो बचेगा 3x, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए जब हम इसको बराबर 0 करेंगे, तो जब x माइनस 3 को बराबर 0 करते हैं तो x का एक मान तो आना चाहिए कितना हमारे पास 3, और दूसरा यदि हम 3x माइनस 4 को बराबर 0 करते हैं तो x का मान आएगा कितना 4/3। तो यहाँ से x का एक मान होगा 3 और एक होगा क्या 4/3। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबहुभुज के अंतःकोण हमें निकालना हो तो अंतःकोण का मान जो होता है, अंतःकोण का जो मान होता है ये बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और बटे में आता है क्या n, जहाँ n क्या होता है भुजाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए अंतःकोण दे रखा है हमें कितना 135 डिग्री, और यहाँ पर देखिए क्या है n-2, और बटे में आएगा कितना n, और गुणा है कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए यदि हम 45 से कैंसिल आउट करें तो ये 45 से कैंसिल आउट होगा 3 बार, और ये 45 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 4 बार। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आएगा 3n, और इधर हो जाएगा 4n और माइनस का 8। तो देखिए 3n इधर जाएगा तो 4n में से माइनस करेंगे तो बचेगा n, और -8 जो है दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा यहाँ से कितना 8। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेक 4a बराबर है कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री के, जहाँ 4a और 3a न्यून कोण है, तो a + 75 का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमें ध्यान देना है
कि यदि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये बराबर होता है हमारा किसके, कोस थीटा के, और इसका अपोजिट यानी कि कोस 90 माइनस थीटा यदि हम लिखें तो ये बराबर होता है किसके, साइन थीटा के। ऐसे ही इन दोनों का पेयर होता है कि टेन 90 माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है हमारे किसके, कोट थीटा के, और कोट 90 माइनस थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, टेन थीटा के। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है हमारा किसके, कोसेक थीटा के, और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा जो है, कोसेक 90 माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है किसके, सेक थीटा के। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेक 4a है तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस a, यानी कि कोसेक और 90 माइनस थीटा, और इस थीटा की जगह कितना है 4a, और दूसरी तरफ एज इट इज़ रखेंगे कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स कोसेक है तो मतलब इनकी वैल्यू बराबर तभी होगी जब इनके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम बोल सकते हैं 90 डिग्री और माइनस का 4a ये बराबर होगा किसके, 3a और माइनस का 50 डिग्री। तो यहाँ से देखिए माइनस का 4a इस तरफ लेके जाएंगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 7a, और इधर देखिए 90 प्लस का है और माइनस का 50 भी इधर प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा कितना, 140 डिग्री। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 20 डिग्री, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, तो a प्लस 75 की बतानी है। तो a का मान है हमारा 20 और प्लस में करेंगे 75 तो ये आ जाएगा कितना, 95 डिग्री। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ये बराबर है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के, तो परिणामी समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 9 और बराबर देखिए x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को -3 से करेंगे तो -3x, फिर आएगा माइनस का 2x और -2 को -3 से करेंगे तो आएगा प्लस का 6। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर है हमारा 2x प्लस 9 और दूसरी तरफ है हमारा कितना, माइनस का 5x और प्लस का 6। तो यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं माइनस का 5 भी इधर आएगा तो आएगा 7x और हो जाएगा प्लस का 3 और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की पावर है कितनी, केवल 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घन बहुपद या घन समीकरण होने के लिए x की पावर कितना होना चाहिए था, 3, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। तो ना तो ये द्विघात समीकरण है, ना एक घन का बहुपद है, ना ये घन समीकरण है। यह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि P और Q की आयु का योग जो है वो Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष से अधिक है, तो R की आयु P से कितने वर्ष कम होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q की जो आयु का योग है वो Q और R की आयु के योग से कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि Q इधर प्लस का उधर माइनस में जाएगा तो Q माइनस Q 0 हो जाएगा, और R को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो P माइनस R जो है ये बराबर होगा किसके, 15 के। तो हम कह सकते हैं कि जो P है वो R से 15 वर्ष बड़ा है, या यूँ बोल सकते हैं कि जो R है वो P से 15 वर्ष से छोटा है। तो ये पूछा है कि R की आयु P से कितने वर्ष कम है, तो 15 वर्ष कम है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।